चले इस वीडियो में हम रिएक्शन की कुछ किस्मों के बारे में बात करते हैं। तो हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में नई तरतीब में आते हैं, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि रीअरेंज होते हैं, ताकि हमें नए प्रोडक्ट्स दे सकें। और ये तरतीब या रीअरेंजमेंट मुख्तलिफ तरीकों से होती है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं ताकि हमें एक इकलौता यानी सिंगल प्रोडक्ट दे सके। इसी तरह आपके पास एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा हो, जैसा कि यहां पे हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान इन एटम्स का तबादला या एक्सचेंज हो रहा हो, जैसा कि यहां हो रहा है। लिहाजा इस तरतीब पर मुनहसर हम केमिकल रिएक्शंस को मुख्तलिफ किस्मों में दर्ज या क्लासिफाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इन मुख्तलिफ किस्मों में से सिर्फ 2 इकसाम की बात करेंगे, और वो 2 इकसाम हैं कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इससे पहले कि मैं इन दोनों इस्तिलाहात की वजाहत करूं, पहले मैं इनकी कुछ मिसालें दिखा देती हूं और उससे खुद ही आपको समझ आ जाएगी। तो यहां मेरे पास इनमें से किसी एक रिएक्शन की कुछ मिसालें मौजूद हैं। तो जरा आप वीडियो रोकें और ये मालूम करें कि इन तमाम रिएक्शन में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट्स बनाने के लिए तरतीब या रीअरेंजमेंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका कौन सा है। जरा पहले तो इस वीडियो को रोकें और खुद मालूम करने की कोशिश करें। तो चलिए, अगर आप कोशिश कर चुके हैं तो हम मिलकर देख लेते हैं। यहां हर मिसाल में मैं देख सकती हूं कि रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक इकलौता प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। और यहां भी 2 मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं ताकि मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट दे सकें। और यहां भी ऐसा ही कुछ है, यानी हर जगह आप देख सकते हैं कि यही चीज हो रही है। तो कुछ अंदाजा हुआ कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ? अरे भाई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मिसालें हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंबाइन हो रहे हैं, ताकि मुझे एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल प्रोडक्ट दे सकें। तो अब मैं ये कह सकती हूं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मुख्तलिफ मुतादिद रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और अगर मुझे इस रिएक्शन का कोई स्ट्रक्चर लिखना हो तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी कि ए जमा बी बराबर होता है ए बी के। और यहां ये रिएक्टेंट्स 3 या 4 भी हो सकते हैं, जैसे ए जमा बी जमा सी जमा डी, या जितने भी रिएक्टेंट्स हो वो सब एक साथ मिलकर एक इकलौता प्रोडक्ट ही बनाएंगे। तो चले अब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन पर बात करते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल बरअक्स और अलग होता है। अच्छा, तो देखें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो मुतादिद रिएक्टेंट्स एक दूसरे से मिलकर मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक इकलौता यानी एक सिंगल रिएक्टेंट मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूट रहा होता है या डीकंपोज हो रहा होता है, इसलिए इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां कुछ मिसालों को देख लेते हैं। अब यहां मेरे पास आयरन सल्फेट है जो कि आयरन ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड में टूट रहा है। यानी यहां ये एक सिंगल रिएक्टेंट मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। बिल्कुल इसी तरह यहां कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है और यहां पर ये लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ इस तरह का अमल हो रहा होता है, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल मुतादिद छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट रहा होता है।
और अगर इस रिएक्शन का मुझे कोई स्ट्रक्चर लिखना हो तो अब वो कुछ इस तरह का होगा। यानी पहले रिएक्टेंट हमारे पास होगा ए बी, और ये टूटेगा तो बनाएगा ए जमा बी, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर दो छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है। अच्छा, अब ये इस तरह भी हो सकता है कि ए बी सी टूटकर बना ले बी सी जमा ए, या हो सकता है ए सी जमा बी, या कुछ भी। इसका असल कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ सिर्फ एक रिएक्टेंट होगा जो कि मुतादिद प्रोडक्ट्स में टूटेगा या डीकंपोज होगा, और ये प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अब जैसे कि आपको मालूम हो चुका है कि कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, और आप इनकी तारीफ में भी वाज़े फर्क को समझ गए होंगे, तो चले अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की चंद मिसालों को तफसील से पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये रिएक्शन मैग्नीशियम से शुरू होगा। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिल रहा है। अच्छा देखिए, जब भी कोई चीज हवा में जलती है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, तो इसीलिए ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और फिर चूंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो बिल आखिर इस रिएक्शन में इन दोनों को मिलने से हमें एक अकलौता प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा चलें, अब जल्दी से इस इक्वेशन को मतवाजन या बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ बी में 2 लगा देती हूँ, और चूंकि ये 2 मैग्नीशियम है तो अब मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये ले, अब ये बैलेंस हो गई है। तो इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, और इस पूरे सिलसिले में काफी हरारत भी बाहर निकलती है। तो अब एक अगली मिसाल देखते हैं। अब हम जलते हुए कोयले की मिसाल लेते हैं। बारबेक्यू मेरे जहन में आ गया और मुंह में पानी आ गया है। खैर, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मिसाल है। इस कोयले में जो कार्बन मौजूद है, जब वो हवा में जलेगा तो ये हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलेगा या कंबाइन होगा, जिसके नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा रोशनी और हरारत पैदा करता है। इसका अंदाजा तो आपको बारबेक्यू से हो ही गया होगा, आखिर उसके ऊपर सीख कबाब और तिक्के इसकी हरारत से ही तो बनते हैं। तो चलिए अब इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। उफ, बारबेक्यू करते हुए कब ये सोचा था कि इसकी इक्वेशन भी लिखनी पड़ जाएगी। तो चलिए कोई बात नहीं, आइंदा जब आप बारबेक्यू कर रहे होंगे तो आपके जहन में ये वाली इक्वेशन तो जरूर आएगी। तो यहाँ मेरे पास कोयले में मौजूद कार्बन है, और ये कार्बन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जनाब ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के नतीजे में अच्छी खासी हरारत पैदा होगी। अच्छा, अब हम एक अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। तो अगर मेरे पास एक सफेद पाउडर मौजूद है जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है, और मैं इस पाउडर के ऊपर थोड़ा सा पानी शामिल करूं, तो ये पानी इस कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगा या कंबाइन होगा, और इसके नतीजे में हमें एक सफेद दूध जैसा मिक्सचर मिलेगा जो कि दीवारों को व्हाइट वॉश या दीवारों की सफेदी करने के काम आता है। तो जरा हम इसके रिएक्शन को भी लिख लेते हैं। जब आपके घर में सफेदी हो रही थी तो क्या आपने सोचा था कि आपको इसका भी रिएक्शन लिखना पड़ जाएगा? तो मुझे तो ये बात बहुत मजे की लग रही है कि हमारी आम जिंदगी में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं हमें उनके बारे में पता लग रहा है। तो यहाँ मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके, अच्छा मैं यहाँ H2O लिख देती हूँ, तो ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। और शुक्र है कि ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि यहाँ भी एक कैल्शियम 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ भी एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर अब इस रिएक्शन में आप इस बर्तन को देखें जिसमें ये रिएक्शन हुआ हो, तो आप इस बर्तन को बहुत गर्म पाएंगे,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के नतीजे में भी हरारत पैदा हुई है। अच्छा, मुझे लगता है कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बहुत सारी मिसालें देख ली हैं और इन सब में हमने देखा कि मुतादिद रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं और हमने ये भी देखा कि इन तमाम रिएक्शंस के नतीजे में हरारत भी लाजमी तौर पर पैदा हो रही है और बाहर निकल रही है। तो ऐसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आमतौर पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होते हैं, यानी इन रिएक्शन के नतीजे में हरारत बाहर निकलती है। लेकिन तमाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होते, इसमें कुछ मस्तस्नियात या एक्सेप्शंस भी मौजूद होती हैं, जैसे कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और इस रिएक्शन को अमल में आने के लिए हरारत की अच्छी मिकदार की जरूरत होती है, यानी हमें इस रिएक्शन में हरारत शामिल करनी होगी। ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें हरारत शामिल करनी हो, इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। हम इस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था।